नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी डिमांड है कि साहब उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको रद्द किया जाए और वो इसको रद्द करा करके जो उनके सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है उसको हटाना चाहते हैं। ये गिरफ्तारी की तलवार उनके सिर पर क्यों लटकी है और भागे भागे वो हाई कोर्ट क्यों गए हैं संरक्षण मांगने के लिए और जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसको रद्द कराने के लिए, इस पर जरा चर्चा करेंगे। और मामला केवल जियाउर रहमान बर्क के ऊपर लटकी हुई गिरफ्तारी की तलवार ही नहीं है, कुछ और मसले भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार वीरेंद्र जी, ये बताइए, ये जियाउर रहमान बर्क को अपनी गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है? क्यों हाई कोर्ट गए हैं भागे भागे? केवल बर्क साहब परेशान नहीं है। परेशान तो समाजवादी पार्टी पूरी परेशान है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी परेशान है। और सबसे हैरत की बात यह है कि उसको चूंकि संभल में जो 24 नवंबर को जो पत्थरबाजी हुई थी, जो 30 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उसको ये जो सेकुलर गैंग है वो इसको हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं बता पा रहा है। वो इसको भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस को या विश्व हिंदू परिषद को जिम्मेदार नहीं ठहरा पा रहा है, क्योंकि बिना किसी प्रोवोकेशन के सर्वे करने गई एएसआई के कोर्ट कमिश्नर की टीम के ऊपर हमला किया गया। संगठित तौर पे भीड़ बुलाई गई, यहाँ तक कि शाहजहांपुर तक से लोग आए थे। और अब तो खबर आई है कि मदरसे के लड़के के छात्रों को बुलाया गया था। तो अब ये जो है, जो जो वहां हिंसा हुई है, अब ये इनके ऊपर भारी पड़ रही है। पहले तो ये ब्लेम गेम खेल लेते थे कि ये तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने कराया, बीजेपी तो घृणा फैलाती है, सबका काम नफरत फैलाना है। ये नैरेटिव पहले चल जाता था। अब की बार ये फंस गए हैं और इनके पास कोई भागने का रास्ता नहीं है, कोई एस्केप रूट नहीं है। तो जो व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो ये कह रहा है कि संभल के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने और जिले के एसपी ने षड्यंत्र करके दंगा कराया। अरे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी पे अक्षमता का आरोप लग सकता है, लापरवाही का आरोप लग सकता है कि समय रहते आपने कार्रवाई नहीं की, आपने समय रहते सिचुएशन का स्थिति का आकलन नहीं किया, आपने पर्याप्त पुलिस बल आपने नहीं बुलाया, आपके पास फायर ब्रिगेड नहीं थी, आपके पास वज्र वाहन नहीं था, या जो भी दंगे से निपटने के लिए आवश्यकताएं होती वो आपने पूरी नहीं की। लेकिन ये अपने आप में भारत के 75 साल के इतिहास में ये अनूठी घटना है कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डीएमएसपी पे ये आरोप लगा रहा हो कि साहब आपने षड्यंत्र किया और दंगा कराया। वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री पे आरोप आरोप लगा नहीं सकते। वहां पे एमएलए भी बीजेपी का नहीं है, वहां पे सांसद भी बीजेपी का नहीं है, तो आरोप किसके ऊपर लगाएं? कुंदरकी में हुई हार से झल्लाए बैठे हैं। और जो वहां के विधायक है इकबाल महमूद ने तो यहां तक कह दिया कि साहब हमारे वोट लूट लिए गए कुंदरकी में। तो राजा भैया को बाद में मुख्यमंत्री को ये सदन में कहना पड़ा कि यानी जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों से जो मुसलमान विधायक जीत के आते हैं, क्या वो हिंदुओं का वोट लूट के आते हैं? और राजा भैया ने आपत्ति की कि ये जो है जो वहां से विधायक निर्वाचित हुए, ये उनका अपमान है और इकबाल महमूद के इस कथन को सदन की कार्रवाई से निकाला जाए। तो अब तो यहाँ पे पासा उल्टा पड़ गया है और इनको ये लग रहा था कि अगर हम पुलिस पे हमला कर देंगे तो सरकार जो है, तो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार हमारे दबाव में आ जाएगी और आगे सर्वे की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उनको ये ध्यान नहीं रहा कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ये कोई छोटे मोटे राजनीतिक लाभ के लिए न तो सरकार कोई कार्रवाई करती है और न ही राजनीतिक हानि होगी या लाभ होगा। इस कारण से कार्रवाई करने से पीछे हटती है। और सबसे बड़ी बात, सर्वे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा था।
और इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1920 से जामा मस्जिद संभल की जो एक मंदिर को तोड़ के बनाई गई है, वो एएसआई के अधीन है। अब ये हाई कोर्ट जाएंगे तो ये सवाल ये उठेगा कि जब ये प्रॉपर्टी 1920 से एएसआई के संरक्षण में है, तो ये जो जामा मस्जिद कमेटी है, जो जिसके अध्यक्ष कोई जफर अली वकील साहब हैं, उनके नियंत्रण में ये मस्जिद कैसे बनी हुई है, सवाल ये उठेगा। तो अब ये जो तो इसलिए ये केवल सर्वे से बचाने के लिए और कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए, कोर्ट के आदेश को रुकवाने के लिए इन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया था। और जिहादियों द्वारा ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, कोई नई बात नहीं है। 1947 में या 1946 अगस्त में जो कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जिसमें हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, हजारों महिलाओं के संग बलात्कार हुआ था, तो एक ऑफेंसिव डिफेंस, ये एक जिहादियों की एक बहुत ही सोची समझी ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है। ऑफेंसिव डिफेंस है, हमला करो, कभी जो है शत्रु को उठने का मौका ना दो, और शत्रु के ऊपर अगर कोई आरोप नहीं लगा सकते हो तो इतना बड़ा ऑफेंस कर दो कि शत्रु जो है अपने डिफेंस करने की स्थिति में ना रह जाए। तो अब ये उल्टा पड़ गया है वहां पे, और सरकार के पास अब इतने सबूत आ गए हैं, सरकार, और अब जमाना टेक्नोलॉजी का है। जो मोबाइल फोन का जो टावर होता है, बीटीएस टावर होता है, उससे ये पता लगाया जा सकता है कि एट ए पर्टिकुलर गिवन टाइम 7 से 8:30 के बीच में कितनी कॉलें इस टावर से गई। उन सारे फोन नंबर मिल जाते हैं, उन फोन नंबर का कौन जो है सिम कार्ड होल्डर है, ये पता लग जाता है। तो क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना अब जो है टेक्नोलॉजी के कारण सुलभ हो गया है। तो पुलिस के पास अब जो माननीय सांसद के बारे में अब पूरा जो उनके कारनामों का जो पुलिंदा आ गया है, और आपको याद होगा जब एफआईआर हुई थी तब उन्होंने कहा था कि मैं मौके पे नहीं था, मैं तो बाहर था। तो अब हिंसा करवाने के मौके के लिए मौके पर रहना जरूरी नहीं है। अगर मौके पर वो रहते तो 4 से पत्थर वो भी फेंक लेते। अब वो ये कहें कि हाँ मैंने पत्थर नहीं फेंका था, तो ये बात तो मान लेंगे कि आप मौके पे नहीं थे। लेकिन हिंसा के पूरे आयोग की पूरी योजना बनाने में, कैसे कहाँ हिंसा करनी है, किधर से हिंसा करनी है, कहाँ से कौन लोग आने हैं, इसमें उनका हाथ ना हो, ये साबित करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। और पुलिस के पास इनके पास पर्याप्त सबूत हैं। और मेरा जो अपना आकलन है कि पुलिस केवल संसद के सत्र का के समाप्त होने का इंतजार कर रही है, जो 20 तारीख को लास्ट सिटिंग है, उसके बाद कार्रवाई होगी। और दूसरी बात यह है कि सांसद जी को उम्मीद कोई राहत मिलेगी कोर्ट से, इसकी उम्मीद कम ही लगती है, क्योंकि इस हफ्ते आज 18 है, 20 तारीख को फ्राइडे है, और फ्राइडे जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिटिंग का लास्ट डे है। उसके बाद वो उठ जाएगी विंटर वेकेशन के लिए। फिर हाईकोर्ट की बैठक जो है खुलेगी 4 जनवरी या 5 जनवरी को। जो हाईकोर्ट का एक कैलेंडर है जिसके अनुसार काम होता है, और ये कैलेंडर तो बदलता नहीं है, या जो भी उसमें परिवर्तन हाईकोर्ट करना चाहे तो ये हाईकोर्ट का ही क्षेत्राधिकार है। तो अब उनको डर जो है गिरफ्तारी का सता रहा है। और इकबाल महमूद जो वहां के विधायक हैं, उनके बेटे का भी नाम है। तो और संभल में पूरा एक तालिबानी हुकूमत चल रही थी। ये हालत थी हिंदुओं की। 1947 में 48% आबादी थी, वो आज घट के 20% पे आ गई है। न जाने कितने हिंदू जो है वहां मंदिर वहां पे खोजे गए हैं, कितने कुएं वहां सामने आए हैं। और अब तो 1978 के दंगे का तो उल्लेख स्वयं मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने भाषण में किया है कि 184 लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया। अब पूरे जिले का प्रशासन हरकत में आया है, और अब सारे पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। तो सांसद जी के बहुत बुरे दिन आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो आपने देखा ही है कि कैसे वहां पे संगठित तरीके से बिजली चोरी पकड़ी गई है। और वहां के डीएम ने कहा है कि साल में 300 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हो रही थी। मस्जिद में बकायदा जो है एक मोटा केबल लाया गया था, और उसे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बना करके 100 घरों को बिजली जा रही थी।
और शायद जो है और उसका मस्जिद वाले जो है जो लोग बिजली ले रहे थे, जो उनके उपभोक्ता थे, उनसे पैसा भी वसूलते थे। तो जिस तरीके का तालिबानी जो वहां शासन तंत्र था, जो पिछले 30-35 साल में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के समय में इतना फला फूला है। अब आप देखिए कि ये जो सेकुलर गैंग है, इसकी ताकत कितनी बड़ी है कि यहाँ तक पहुंचने में योगी जी को 8 साल लग गए। और अभी जो है और आपको याद होगा इससे पहले ऐसा ऐसा क्रैकडाउन 3 साल पहले हुआ था मेरठ में, जो वो क्या इलाके का नाम, सोतीगंज है, जहां पे पूरे एनसीआर की गाड़ियां चोरी होके आके बिकती थी। और वहां पे एक दुकान अब नहीं बची है जहां पे गाड़ियां चोरी होके आती हैं और आधे घंटे में वो गाड़ियां खुल जाती हैं, कट जाती हैं, और ये मालूम नहीं पड़ता गाड़ी कौन सी आई थी, कहाँ चली गई। तो ये जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो माफिया पल रहा था, उसका जो संभल में पर्दाफाश हुआ है। और अभी तो घटना को हुए केवल जो है 20-25 दिन हुए हैं। अभी तो बहुत कुछ सामने आना बाकी है। राज्य सरकार ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जो है 3 सदस्यीय जांच आयोग की तो घोषणा कर दी है। आयोग ने मौके का पहला दौरा भी कर लिया है और वो अपना काम कर रहा है। तो अभी तो संभल में बहुत सारे मामले आएंगे सामने। अभी तो खाली एफआईआर हुई है। वीरेन जी, सांसद के घर का बिजली का बिल 0 और वहां पर जाकर के बिजली विभाग ने स्मार्ट एक मीटर लगाया है। बाकायदा उसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था वहां लगानी पड़ी, काफी लोग भारी इकट्ठा भरकम हो गए, पुलिस बल लगाया गया, अर्धसैनिक बलों को बुलाना पड़ा। क्यों अर्धसैनिक बलों को क्यों बुलाना पड़ा? आरएएफ को क्यों बुलाना पड़ा? रैपिड एक्शन फोर्स को क्यों बुलाना पड़ता है ये अगर इसलिए एक बुलाना सांसद पड़ा के यहाँ? ये इसलिए बुलाना पड़ा कि 24 नवंबर को जो पत्थरबाजी हुई थी, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सांसद जी के पराक्रम का पूरा अंदाजा हो गया था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इनके पराक्रम का पता था कि मस्जिद से आवाज उठेगी और हजारों लोग इकट्ठा हो जाएंगे और वहां फिर दंगा होगा और वहां फिर पत्थरबाजी होगी और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, केवल इसलिए ये सारी व्यवस्था पुलिस बल की वहां की गई थी। और सांसद जी को इसमें भी बहुत अभी कष्ट झेलना पड़ सकता है। जो पुराना मीटर था उसको फोरेंसिक ऑडिट के लिए भेजा गया है कि क्या इसको टेम्पर किया गया था, ये मीटर स्लो क्यों चल रहा था। जिस व्यक्ति का पिता 40-45 साल पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा हो और पिछले और देहांत के पहले तक वो लगातार या तो विधानसभा में रहे या लोकसभा में रहे, 5 या 6 बार वो लोकसभा में रहे, तो इतने बड़े आदमी के घर में जो एक उस इलाके का इतना प्रभावशाली और इतना ताकतवर एक नेता है और उसकी जो लाइफस्टाइल होगी, उसके घर का बिजली का बिल 0 आ सकता है भला? और और बहुत ही साधन संपन्न व्यक्ति थे वो, क्या उनके घर में 4 एसी नहीं होंगे? तो अब तो ये मामला भी खुलेगा और बिजली चोरी भी बहुत गंभीर अपराध है उत्तर प्रदेश में, इसके लिए कानून बना हुआ है। वीरेन जी, क्या आपको संभल रामपुर के रास्ते पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि रामपुर में जो हुआ, रामपुर में कोई कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रामपुर में कोई मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं है। लेकिन संभल का मामला ज्यादा गंभीर इसलिए है कि संभल में जो संभल शहर में तो मुस्लिम की आबादी 75-80% है, लेकिन संभल कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। मुश्किल से 1 लाख की आबादी का शहर होगा, 1.5 लाख की आबादी का शहर होगा। उसके आसपास का जितना ग्रामीण इलाका है उसमें 90% तो हिंदू ही हैं और उसमें सबसे बड़ी जो डोमिनेंट जो वर्ग है आबादी का, मतदाताओं का, वो यादव है। और यहाँ पे रामगोपाल यादव भी यहाँ से एमपी रहे हैं समाजवादी पार्टी के, यहाँ से मुलायम सिंह यादव भी एमपी रहे हैं, 1980 में ब्रजेंद्र यादव कांग्रेस के एमपी रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी यहाँ यादव मुस्लिम के समीकरण के बिना वोट इलेक्शन यहाँ पे लोकसभा का जीत नहीं सकती। और कल्की मंदिर के लिए जो अभियान चला रहे हैं, एक वहां का स्थानीय मंदिर कल्की देवी मंदिर के जो महंत हैं, योग ऋषि जो वहां के महंत हैं,
वो इसका आंदोलन चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। और जो वकील जैन साहब हैं उनसे उन्होंने संपर्क किया था, और जैन साहब के संपर्क में वो पिछले 1.5-2 साल से थे, और जैन साहब ने ही उनकी मदद से पूरा केस तैयार किया था, और जो उन्होंने एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की थी। तो वो जो महंत जी हैं वो भी यादव समाज से आते हैं, और यादव समाज जो है उस कल की पीठ से प्राचीन प्राचीन समय से धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार पे बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि अब यादव समाज जो है सेकुलरिज्म के नाम पर इनके झांसे में नहीं आने वाला है। ये अब इसकी उल्टी गिनती संभल में शुरू हो गई है। तो और ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि केवल मुसलमानों के बल पर शायद आप एक आध असेंबली सीट तो जीत लेंगे, और कुंदरकी में जो हो चुका है, जिस तरीके से राजपूत मुसलमानों ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया, तो समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। और वो लगातार ये बात कह रहे हैं, और अतुल प्रधान जो मेरठ का विधायक आज भी ये कह रहा था कि हमारे वोट लूट लिए गए। ये वोट लूटने का जो नया नैरेटिव है जो समाजवादी पार्टी चला रही है, आप इससे समझ लीजिए कि इनके अंदर कितनी गहरी असुरक्षा की भावना है। अच्छा, सदन में हुआ क्या था? क्योंकि स्पीकर को मैंने इतना उत्तेजित नहीं देखा जितना आज उन्होंने मार्शलों से कहा कि इसको उठा करके बाहर फेंक दीजिए। और उन्होंने ये यहां तक कह दिया कि मैं आपकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दूंगा। वो इतने गुस्से में आ गए थे। तो हुआ केवल ये था कि जीरो आवर में, शून्य प्रहर में, काम रोको नोटिस के जरिए अतुल प्रधान ने यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी खराब हो रही हैं, इसका मामला उठाया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये लोग जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इमरजेंसी के इलाज की सुविधा नहीं होती है, और ये वहां पर इमरजेंसी के मरीज को लेके पहुंच जाते हैं, और फिर जाकर के बाद में कहानी गढ़ते हैं कि साहब की पेशेंट मर गया और वहां पे इलाज नहीं मिला। जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहां बहुत प्राथमिक इलाज होता है। जब वहां पे इमरजेंसी इलाज की सुविधा नहीं है, तो वहां आप लेके क्यों जाते हैं? और उसके बाद अतुल प्रधान ने बहुत ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अब चूंकि वो विधानसभा की कार्रवाई में दर्ज नहीं है, तो उसको दोहराना ठीक नहीं है। तो और इससे जो है सुरेश खन्ना भी बहुत नाराज हुए, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कि हम भी बोलना जानते हैं, हमने मुंह सिला नहीं हुआ है, और माननीय अध्यक्ष जी इनको रोकिए। तब जो है महाना जी जो है उन्होंने मोर्चे को संभाला, और ये हाउस के वेल में आ गए थे, और बहुत भद्दी नारेबाजी कर रहे थे। और समाजवादी पार्टी का तो इतिहास है कि जब भी ये विपक्ष में होंगे, मैं तो 1980 में जब लोक दल था, फिर वो जनता दल हो गया, फिर वो समाजवादी पार्टी हो गई, लेकिन इनका विपक्ष में जो आचरण है वो हमेशा हल्ला गुल्ला करना, हाउस में बवाल करना, और सदन में जो है तोड़फोड़ करना, ये सब इन्होंने किया है। ये इनका इतिहास रहा है, ये इनका इतिहास है पिछले 45 साल का। इसमें कोई नई बात नहीं है। और अखिलेश लेकिन यादव, और अभी जो परसों जो जो स्पीच दिया है योगी जी ने कि भारत देश भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध के मूल्यों आदर्शों पे चलेगा, ये बाबर और औरंगजेब के नियम से नहीं चलेगा। इसके बाद ये खबर आई है कि अखिलेश यादव ने लीडर अपोजिशन माता प्रसाद पांडे को और विधायक इकबाल महमूद को बुला के बहुत झाड़ पिलाई है कि आप लोग योगी जी का प्रवचन सुनते रहे, आप लोगों ने उनका प्रतिवाद क्यों नहीं किया। और इकबाल महमूद को यहां तक कहा कि आप तो अपने बेटे को बचाने में लगे, क्योंकि उसका नाम भी एफआईआर में आ गया है। तो ये सब बातें हुई हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए वास्तव में बहुत गंभीर संकट है। ये केवल आप दो बातों से अंदाज लगा लीजिए कि अखिलेश यादव को ये कहना पड़ रहा है कि डीएमएसपी ने षड्यंत्र करके दंगा कराया, और उसके बाद जो है और अब ये नया कहना शुरू किया है कि साहब जो है हमारे वोट लूट लिए गए। यानी अगर मुसलमान कोई वोटर है, तो ये तय करेंगे समाजवादी पार्टी वाले कि वो केवल समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा। क्या 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 वजह है कि की जो मुस्लिम मतदाता है वो बीजेपी को वोट नहीं दे सकता? अरे हिंदू मतदाता भी तो जो है वोट देता है समाजवादी पार्टी को। तो ये जो इनका कम्युनल माइंडसेट है, और जो इनकी जो जाति आधारित जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जो हमेशा घृणा पे आधारित होती है, जो ये जो ये ये जो ये कहते हैं पीडीए, और पीडीए का इन्होंने आज से नया नाम देना शुरू कर दिया है।
प्रगतिशील दलित आंदोलन। आज उनका नया नेता कह रहा था कि अब वो पिछड़ा दलित आदिवासी, वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बजाय प्रगतिशील दलित आंदोलन हो गया है। तो ये जो है अपने समय की अपनी सुविधा के अनुसार इसमें अदला बदली भी करते रहते हैं। ये भी है। ये बताइए अनुपम जी, जिस जी तरीके से पिछले 2 दिन में योगी आदित्यनाथ बेहद आक्रामक मुद्रा में दिखाई दिए हैं, कौन नहीं जानता है क्या नहीं होता था। आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए। कौन नहीं जानता इस बात को। वही प्रयागराज है जिस प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में महीनों महीनों तक यूपी के नौजवान धरना दिए थे और एक अयोग्य व्यक्ति को जो उसके लिए डिजर्व नहीं करता था, एलिजिबल नहीं था, जिसकी डिग्री फर्जी थी, उसे आयोग का अध्यक्ष बना करके पूरे कमीशन और युवाओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने का काम हुआ था। मैंने ये वीडियो इसलिए चलाया है, अभी आपने जिक्र किया कि अखिलेश यादव बड़े अपसेट थे, माता प्रसाद पांडे को और इकबाल को बुला करके डांटा कि भाई आपने योगी जी को बोलने क्यों दिया, उनका प्रवचन सुना क्यों। योगी जी तो इनके कपड़े लत्ते उतारने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, बेहद आक्रामक हैं। हम लोग जो है राजनीति की चर्चा नहीं करते, हम लोग केवल चर्चा करते हैं चुनावी राजनीति की, कौन हारा, कौन जीता, कौन आगे, कौन पीछे। योगी जी में केवल जो पूरे देश में वो अकेले नेता हैं जो वास्तविक सच है वो खरा खरा सच बोल देते हैं। वो ये नहीं कहते गंगो जमन तहजीब है और हिंदू मुस्लिम भाई भाई है और ये सब। उन्होंने साफ कहा, क्या ये बात सच नहीं है कि भारत भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध के मूल्यों पर चलेगा? भारत बाबर और औरंगजेब के का जो हिंसा का और बलात्कार का, हत्या का जो इतिहास है उसके आधार पर नहीं चलेगा। इसमें कौन सी जो है उन्होंने अनूठी बात कह दी। उन्होंने बहुत सामान्य सच को कहने का साहस दिखाया। बस केवल ये नई चीज है जो साहस आज तक कोई नेता पूरे देश में, बीजेपी और आरएसएस का भी अब तक ये साहस नहीं जुटा पाया था। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उसके पहले सबसे पहले आवाज पूरे देश में उठाई तो योगी आदित्यनाथ ने इस साल अगस्त में 5 अगस्त को जो है वहां पे मोहम्मद यूनुस पहुंचे थे और उसके बाद से वहां पे जो हत्याकांड चालू हुआ वो लूट और फसाद, हिंदुओं के घरों को लूटना, मंदिरों को लूटना, आग लगाना और हत्या करना, ये सिलसिला अभी भी जारी है। किसने बोलने की हिम्मत जुटाई? और प्रियंका गांधी तो अपने कंधे पे फिलिस्तीन का बैग टांगे घूम रही थी। तो योगी जी में केवल यही बात है कि वो जो सबसे सामान्य सच है वो उसको कहने का साहस दिखाते हैं। जो एक कहावत है, टू कॉल ए स्पेड, बस वो खरी खरी बात कहते हैं। इसीलिए लोगों को लगता है कि वो कोई और इसीलिए लोग शुरू में, ये जो सेकुलर गैंग शुरू में विरोध तो करता है लेकिन उस विरोध को वो सस्टेन नहीं कर पाता। क्या गलत कहा था उन्होंने, बटेंगे तो कटेंगे? क्या काउंटर कर पा? आज उनको ये बात कहे हुए लगभग 90 दिन हो गए हैं। क्या काउंटर कर पाए आप केवल बांटना चाहते हैं। और योगी जी कहते हैं आप सब लोग एक हो जाओ। एक होने का मतलब ये नहीं है कि योगी जी कोई हिंदुओं की सेना खड़ी कर रहे हैं कि हम उसके बाद हम हिंसा करेंगे मुसलमानों के खिलाफ। कुछ ऐसा नहीं है। हम केवल वही करेंगे जो देश का कानून है, कुछ भी नया नहीं करेंगे। लेकिन इनको लगता है कि अगर अपने जाति भेदों को छोड़ करके अगर एक हो गया, अगर हिंदू चेतना का विस्तार हो गया तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। समाज को बांट करके ही क्षेत्रीय पार्टियां पूरे देश के हर राज्य में समाज को बांट करके समाज के 2-3 वर्गों को आपस में इकट्ठा करके उनको बाकी से लड़ा करके अपना वोट बैंक तैयार करती हैं। यही इनका आधार है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से इसी वोट बैंक को तोड़ रही है कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर। कोई आदमी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये नहीं कह सकता कि केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की किसी कल्याणकारी योजना का
का लाभ देने में उसके संग कोई भेदभाव हुआ। आज भी कोई नहीं कहता, मुसलमान भी नहीं कहता, और या हिंदुओं में किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, कोई नहीं कहता। ये समस्या है, ये चिंता है उनकी। योगी जी ने आज तक कभी किसी मजहब के बारे में कोई बात नहीं की। वीरेन जी, संभल में जिस तरीके से चौतरफा मोर्चे पर कार्रवाई शुरू हो रही है, जो अतिक्रमण है वो तोड़ा जा रहा है, बिजली की चोरी पकड़ी जा रही है, अपराधियों, दंगाइयों, बाजों की धरपकड़ की जा रही है, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे, उनके धर्म स्थलों को खोज करके रिस्टोर किया जा रहा है, फिर से उनको पूजा पद के लायक बनाया जा रहा है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 78 के नरसंहार का जिक्र किया है, और ये भी चर्चा है कि फिर से फाइलें खुलवाने की बात है कि फिर से जांच पड़ताल की जाए, 78 के मामले में जो पीड़ित थे उन परिवारों के साथ न्याय हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर ये सब चीजें चल रही हैं तो क्या हम ये मान करके चलें कि 2027 में संभल जैसी घटना का या संभल का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, और इस लाइन पर योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। मैंने ये बात इसलिए कही है कि 14 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, 12 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि साहब के नए केस और जो आदेश हैं निचली कोर्ट के, वो उन पर अभी रोक रहेगी। तो 14 तारीख को, 12 को ये आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, इसके 2 दिन बाद 14 को ये खग्गू सराय में 46 साल से बंद पड़ा मंदिर मिल गया। फिर 16 दिसंबर को 1947 के बाद 209 हिंदुओं की हत्या हुई है दंगों में, इसका उल्लेख योगी आदित्यनाथ ने किया। 17 दिसंबर को एक और पुराना मंदिर मिला, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो एक और मंदिर सामने आ गया वहां पर। तो हम ये मान करके चले कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपनी जगह सिर माथे पर, लेकिन इस तरह की चीजें जो सामने आ रही हैं उससे एक संदेश दिया जा रहा है। देखिए, 2027 को चुनाव तो बहुत छोटी चीज है, उसको छोड़िए, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। आप जिस इलाके की बात कर रहे हैं, जहां आप बैठे हैं, ये एक ऐसा इलाका है, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा और ईस्ट पंजाब यानी जो भारत का पंजाब है, और वेस्ट पंजाब यानी जो पाकिस्तान का पंजाब है। ये इलाका ऐसा है जिसने 1000 साल ये जिहादी भेड़िए जो थे मुस्लिम इन्वेडर्स को झेला है, आक्रांताओं को झेला है, और इन्होंने क्या कहर ढाया है, इसको पढ़ने, इसको जानने के लिए तैमूर लंग की जो आत्मकथा है वो मेरठ के प्रकाशन ने छापी है, कोई भी उसको पढ़ सकता है, हिंदी में किताब वो उपलब्ध है। और दूसरे जो सेकुलर लोग हैं वो इसका जवाब दें कि जो औरंगजेब के जमाने में जो फतवा जारी हुआ था, फतवाए आलमगीरी, वो 9 वॉल्यूम में है, और हमारे आपके मित्र संजय दीक्षित के जयपुर डायलॉग ने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करा के, और वो किताब जयपुर डायलॉग के बुक कॉलम में मुफ्त में उपलब्ध है हिंदी में। 5 या 6 वॉल्यूम उसके आ चुके हैं। वो फतवाए आलमगीरी आज भी भारत के सारे मदरसों में पढ़ाया जाता है, उसको पढ़ लें, उसमें क्या लिखा हुआ है, किताबुल वक्फ क्या है, किताबुल हिज्ब क्या है, तब उसके कई सेक्शन हैं। और ये वो इलाका है जिसने सर्वाधिक जो है कहर झेला है, ये आपके तुर्कों के ये जो खूनी भेड़ियों का, तुर्कों के। और फिर भी ये इस इलाके ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा, ये अपने आप में एक चमत्कार है। तो 2027 में क्या होगा, 2029 में क्या होगा, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। हमारी जो हमारा संघर्ष है, जो हमारी सांस्कृतिक यात्रा है, कि हम अपनी प्राचीन विरासत को रिक्लेम करना चाहते हैं, हम रिक्लेम करके रहेंगे। और हमारा ये कार्य किसी अन्य मजहब को, किसी वर्ग को नुकसान पहुंचाने का, हानि पहुंचाने का, अपमानित करने का
हमारा एजेंडा नहीं है। और या तो आप ये मानिए कि आप जो है बाबर और हुमायूं को और औरंगजेब को अपना आदर्श, अपना पूर्वज मानते हैं कि नहीं, ये स्टैंड लीजिए। योगी जी ने असेंबली में कहा है कि जो है, जो शफीकुर रहमान बर्क जो वर्तमान सांसद के पिताजी तो कहते थे कि मैं तो भारतीय नहीं हूं, मैं तो तुर्क हूं। तो ये मामला जो है भारत की कल्चरल सिविलाइजेशनल पर्सनालिटी को तय करने का है कि भारत तुर्कों के आदर्शों पे चलेगा या भगवान राम, भगवान कृष्ण और महात्मा बुद्ध के आदर्शों पे चलेगा। अब ये विषय तय होना है। इसमें कोई इरादा न समाज में घृणा फैलाने का है, न समाज में हिंसा पैदा करने का है। केवल और भारत का जो 1000 साल का इतिहास है वो इतनी कंटेस्टेड हिस्ट्री है, और जिसको आजादी के बाद, या बल्कि ये काम तो आजादी के पहले शुरू हो गया था, जिस तरीके से नेहरू और कम्युनिस्टों ने मिल करके इसके ऊपर जो लिपा पोती की है, जो व्हाइट वॉशिंग की है, वो धीरे धीरे खुल रही है। जो मंदिर रोज मिल रहे हैं, संभल में मिला, चंदौसी में मिला, काशी में मिला, और अभी ये घटनाएं रोज होंगी, रोज सामने आएगा। तो आपने एक देश को, एक प्राचीन सभ्य, भारत दुनिया की अकेली प्राचीन सभ्यता है जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के भयानक अमानवीय हमलों और प्रताड़ना और 1000 साल की गुलामी के बाद भी ये सभ्यता बची रही। और जिस तरीके से जो अंग्रेज व्यवस्था बना गए थे कि अंग्रेजों की जो कॉलोनियल पावर का सिस्टम ये था, वो चाहे ब्रिटिश हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे पोर्टुगीज हो, चाहे डेनमार्क के हों, कि जिस देश पे कब्जा करो उसमें माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करो, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाओ, और उसके बाद और मेजॉरिटी को दबाओ, और मेजॉरिटी को हमेशा जो है गहरे असुरक्षा के बोझ से ग्रस्त रखो ताकि वो सर ना उठा पाए। वही परंपरा 1920 में महात्मा गांधी ने जो खिलाफत मूवमेंट में, जो तुर्की के खलीफा की बहाली के लिए, जिसका नाम खिलाफत आंदोलन ने है, जो शुरू की थी, वो आज तक चली आ रही है। ये चीज बदलेगी, ये बदल रही है। योगी जी इसी की बात कर रहे हैं, ये बात लोगों को समझ लेनी चाहिए। तो 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव, तो इस सभ्यता की यात्रा के लंबे पड़ाव में बहुत छोटी घटनाएं हैं। वो तो जो परिश्रम जितना करेगा उसके अनुसार उसका परिणाम आएगा। बीजेपी ने परिश्रम हरियाणा में जीता, महाराष्ट्र में जीता, यहाँ भी जीतेंगे, लेकिन ये लड़ाई तो जो है बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। भारत के सांस्कृतिक वैभव की पुनर्स्थापना होगी। अयोध्या में मंदिर बन गया है, काशी में मंदिर के लिए मामला न्यायालय में है, मथुरा का मामला न्यायालय में है, संभल का मामला कोर्ट में जा चुका है, बदायूं की जामा मस्जिद का मामला कोर्ट में जा चुका है, अजमेर का मामला की जो दरगाह है वहां मंदिर था, वो मामला कोर्ट में है, भोजशाला मंदिर जो है मध्य प्रदेश का, वो मामला कोर्ट में है। ऐसे कम से कम 4000 मंदिर हैं। तो मुसलमानों को ये तय करना होगा कि भारत उनकी भूमि है या तुर्क और अरब उनकी भूमि है, उनकी मातृभूमि कौन सी है। कुल मामला ये है। वीरेन जी, विधानसभा में खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि संभल में ही भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि पैदा होगा, ये कितना बड़ा बयान है, कितना बड़ा संकेत और संदेश है संभल के इन कट्टरपंथियों के लिए भी। उन्होंने केवल जो भारत का, पहली बात तो ये याद रखिए, उत्तराखंड बनने के पहले इसी उत्तर प्रदेश में काशी भी है, मथुरा भी है, अयोध्या भी है, हरिद्वार भी था, केदारनाथ भी था, बद्रीनाथ भी था, इसी उत्तर प्रदेश में। तो योगी जी जो बात कह रहे हैं वो केवल लोगों को भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन सांस्कृतिक धार्मिक वैभव को ही याद दिला रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। जी जी, जो हमारा गौरवशाली सांस्कृतिक अतीत है, जो कभी किसी को, जिसने कभी किसी पे हमला नहीं किया, जिसने कभी किसी अन्य संस्कृति को या अन्य पंथ संप्रदाय को कभी दबाने की या कभी कुचलने की या उसकी सांस्कृतिक अस्मिता को नष्ट करने की कोशिश नहीं की,
लेकिन हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को, हमारी सभ्यता की पहचान को, हमारी धार्मिक पहचान को जो दबाने का, कुचलने का, नष्ट करने का और उसको बिल्कुल एनाहिलेट करने का जो 1000 साल का अभियान था, उसके बावजूद हम बचे रहे। योगी जी केवल यही बता रहे हैं और हमें उसको भारत के संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से इस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ठीक करना है, किसी का को नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन जब हम ये काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो राजनीति की दुकान है उसके सामने गंभीर अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए वो तरह तरह के वितंडा खड़े करते हैं, विवाद खड़े करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। जुड़े आप, ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकाला और बहुत ही अहम बिंदुओं पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।